जिंदगी जिंदगी। जितेंद्र जी ने ऑफिस से आते ही जिंदगी का ओ आवाज लगाई। वह तो अभी कॉलेज से ही नहीं आई है, आती ही होगी, लेकिन प्रेम सा आपसे मिलने आए हैं। जानवी जी ने जितेंद्र जी के हाथ से उनका बैग लेते हुए कहा। कहाँ है प्रेम? वहाँ। जानवी जी ने ड्राइंग रूम के सोफे की ओर इशारा किया। सुनो, तुम नाश्ते का प्रबंध करो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जितेंद्र ने एक नज़र प्रेम पर डाली और भागते हुए अपने कमरे में गए। और जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी ही कपड़े बदलकर प्रेम के पास आकर बैठे। प्रेम ने जितेंद्र जी के लिए अपने बगल में जगह बनाई। तुम अकेले ही आए हो? साहिर सा कहाँ है? जितेंद्र जी ने इधर उधर देखते पहला सवाल किया। क्यों, तुम्हें उनसे कुछ काम था क्या? प्रेम ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे काम था, लेकिन है कहाँ राणा सा? जितेंद्र जी कुछ बेचैन मालूम पड़ रहे थे। पता नहीं यार, आज सुबह 10 बजे ऑफिस में हमारे साथ ही थे, फिर उसके बाद कुछ जरूरी काम है कहकर निकले। सिक्योरिटी की किसी भी गाड़ी को साथ नहीं लिया, बिना बताए कहाँ निकले कोई समझ नहीं पाया। उस टाइम में मैं एक मीटिंग में था, मुझे बस मैसेज किया कि मैं उनकी चिंता ना करूं, आज रात को नहीं तो कल सुबह तक वह घर वापस आ जाएंगे। उसके बाद से अब तक उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, मैं खुद ही परेशान हूं। प्रेम ने चिंता भरे लहजे में जितेंद्र जी से कहा। राणा सा ऐसे कैसे बिना बताए कहीं निकल सकते हैं, ये जानते हुए कि उनके लिए दुश्मन हर एक रास्ते पर घात लगाए बैठे हुए हैं। राणा सा से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कोई उम्मीद नहीं थी। जितेंद्र जी बोले, अरे यार कहीं गए होंगे दोस्तों के साथ, जरूरी है कि हर बात हमें बताते चलें। जवान है, पॉट अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वार्टी करने निकले होंगे। जितेंद्र जी को खुद से भी ज्यादा परेशान देखकर प्रेम ने जितेंद्र जी को समझाना चाहा। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे राणा सा आजकल के इन नौजवान लड़कों जैसे हैं? प्रेम की बात पर जितेंद्र जी ने घूरकर उनकी तरफ देखा। प्रेम ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। अगर वह दोस्तों में निकले रहते तो कोई बात नहीं रहती, तुम जान नहीं रहे इस समय राणा सा के दिमाग में क्या चल रहा है। जिस तरह से इस समय त्वरित फैसले ले रहे हैं, उसको देखकर मुझे डर लग रहा है। मतलब? प्रेम ने जानना चाहा। हमें राणा सा को रोकना होगा। इस तरह से अग्रवाल को सीधे टारगेट करने का मतलब क्या होगा, तुम समझ रहे हो ना? जितेंद्र जी ने बड़े फिक्रमंद लहजे में प्रेम से कहा। वह तो बात तुम तक पहुंच ही गई, मैं भी तुमसे इसी मैटर पर बात करने आया था। मैं समझता हूं तुम्हारी बात, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने साहिर सा को रोकने की कोशिश नहीं की होगी? प्रेम ने बेहद अफसोस से कहा। पर आखिर राणा सा ऐसा कर क्यों रहे हैं? अग्रवाल से तो हमारी कोई सीधी दुश्मनी है नहीं, वह सिसोदिया खानदान का वफादार है, या एक तरह से कहो कि सिसोदिया का मोहर है, और मोहरों को मारकर जंग नहीं जीती जाती। जितेंद्र जी ने प्रेम से कहा। मतलब कि तुम भी वही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूं? प्रेम ने जितेंद्र जी की बात पर उनके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। जवाब में जितेंद्र जी ने एक गहरी सांस ली। आज अग्रवाल आया था मेरे ऑफिस में, राणा सा से बात करने के लिए कह रहा था। जितेंद्र जी ने गंभीर लहजे में सोचते हुए कहा। साहिर ने उन सारी कंपनियों के पूरे शेयर खरीद लिए थे जो कि अग्रवाल की कंपनी को इकोनॉमिक सपोर्ट करते थे। अब अग्रवाल को अपने किसी भी फैसले के लिए इन सारी कंपनियों की जगह राणा एम्पायर को रिपोर्ट करना था। लेकिन साहिर ने अग्रवाल के साथ अपनी पहली ही मीटिंग कैंसिल कर दी थी। वो अग्रवाल से कोई बात ही नहीं करना चाहता था। ऐसे में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा न मिल आने के कारण अग्रवाल बुरी तरह से झटपटाया था। वह कहीं भी जा रहा था तो सब हाथ खड़े कर रहे थे। अंत में हारकर वो जितेंद्र जी के पास आया था। जितेंद्र जी ने उसे साहिर से इस मैटर पर बात करने का आश्वासन दिया था और जल्दी मैटर ना सुलझने पर अच्छे से देख लेने की धमकी भी दी थी। उन्हें अब तक इस मैटर की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए साहिर से बात करने से पहले उन्होंने प्रेम से बात करने की कोशिश की। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राणा सा से क्या बात करूं और इस मैटर में क्या बोलूं। आखिर राणा सा ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह बात जानते हुए कि अग्रवाल के पीठ पर सिसोदिया का हाथ है
और इस तरह करने पर बॉट सिसोदिया से खुलकर दुश्मनी सामने आएगी और जिसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छे से समझते हो, जितेंद्र जी ने कहा। उनको ऐसा लगता है कि उस दुर्घटना में सिसोदिया का हाथ है, प्रेम ने कहा। पर अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं कोई तो सबूत मिला रहता। इस दुर्घटना के बाद मैंने और तुमने पूरी तरह से जांच की थी। उस वक्त साहिर सा भले बच्चे थे पर हम तो नहीं थे। मैं तो जिंदगी जानवी जी और साहिर सा के साथ पिछली गाड़ी में मौजूद था। कहीं से कोई भी हमला नहीं हुआ था हम पर। उस वक्त वह गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरने के बाद गाड़ी के पुर्जे न मिले थे। तो आदमी की बात कौन करता? किसी को भी बचाया न जा सका। बाद में पता चला कि उसके ब्रेक फेल हो चुके थे। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि यह साबित तो हो सकता था कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। फिर आखिर इतना एक साल के बाद साहिर सा क्यों घड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? जितेंद्र जी ने सोचते हुए कहा। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर साहिर सा के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें याद होगा उस वक्त वह जिंदल को देखकर खौल उठा था, जिसके कारण हमें जिंदल को यहां से हटा। आदमी की बात कौन करता? किसी को भी बचाया न जा सका। बाद में पता चला कि उसके ब्रेक फेल हो चुके थे। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि यह साबित तो हो सकता था कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। फिर आखिर इतना एक साल के बाद साहिर सा क्यों घड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? जितेंद्र जी ने सोचते हुए कहा। हाँ, उस वक्त मुझे भी डर लग रहा था कि अगर जिंदल सामने रहा तो शायद साहिर उसको मार डालेगा। इस कारण मैंने जिंदल को यहाँ से हटाया था। पर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिंदल परिवार का तो हम लोगों से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो फिर जिंदल की भूमिका उस दुर्घटना में कैसे हो सकती है? और साहिर साहब बार बार जिंदल पर ही क्यों शक कर रहे हैं? जैसा कि जिंदल को इस बारे में कुछ न कुछ पता है। पर हमने तो जिंदल से पूछताछ की थी ना? जितेंद्र जी ने पूछा। वही तो प्रॉब्लम है यार डॉ, वह खुलकर कुछ बोलता नहीं। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं उसने अपने सोर्स से बहुत कुछ पता किया है। अग्रवाल उसका पहला निशाना नहीं है। इसके पहले भी वह एक दो लोग को अपने निशाने पर लेकर पूछताछ कर चुका है और शायद इसमें उसको कुछ हाथ भी लगा है, इसके कारण वो बहुत कॉन्फिडेंट है। सुनने में आया है कि इसमें जिंदल को उसके कपड़े के व्यापार में बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण वो तिल मिलाया हुआ है। प्रेम ने कहा। भाई अगर ऐसा कुछ होता ही है तो हमें साहिर सा को रोकना होगा। तू समझ नहीं रहा? सिसोदिया, जिंदल और अग्रवाल अगर यह तीनों एक साथ मिले हुए हैं तो बहुत खतरनाक है। जो इंसान अपनी किसी दुश्मनी के चलते राणा सा के पूरे परिवार को खत्म करवा सकता है, वह भी इतनी सुरक्षा के बीच, तो क्या वह साहिर सा को छोड़ देगा? जितेंद्र जी भी चिंतित थे। यही तो मेरी भी चिंता है। हमें किसी भी तरह से साहिर सा का ध्यान इन सब चीजों से हटाना होगा जब तक कि कोई खुलकर हमारे सामने न आए, प्रेम ने कहा। पर कैसे? जितेंद्र जी ने पूछा। अरे वाह, काकोसा आए हैं। घनी खम्मा काकोसा। जितेंद्र जी और प्रेम जी इस गंभीर विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी जिंदगी कॉलेज से आई। घनी खम्मा बेटा, कैसी हैं आप? प्रेम ने जिंदगी की बात का जवाब दिया, पर आंखों के इशारे से जितेंद्र जी से शांत रहने का लिए कहा। लेकिन जितेंद्र जी बिसानी से पहलू बदल रहे थे। हम अच्छे हैं। साहिर भी आए हैं क्या? कहाँ है? आते ही जिंदगी ने साहिर के बारे में पूछा। जिंदगी, तुम कब सुधरोगी? जानवी जी ने आंखें दिखाई। उन्हें जिंदगी का साहिर को नाम लेकर पुकाराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसके लिए कई बार जिंदगी को डांट चुकी थी। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जो एक बार बात सुनकर सुधर जाए। वह जानवी जी के सामने साहिर को ना सिर्फ नाम लेकर पुकारती थी बल्कि नए नए उपनाम से भी पुकारती थी। बस इतना ध्यान रखती थी कि प्रेम काकोसा या पापासा के सामने साहिर का नाम मुंह से ना निकले और साहिर के सामने तो जिंदगी के मुंह से शब्द के साथ आठ गले से आवाज भी गायब हो जाती थी। नाम लेकर पुकारना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए उसने अपनी जीवदान तो तले दबाते हुए एक कान पकड़कर सॉरी किया। उसकी इस हरकत पर प्रेम और जितेंद्र जी मुस्कुरा दी। नहीं, नाना सा हमारे साथ नहीं आए हैं, वो कुछ बिजनेस मीटिंग्स के चलते कहीं गए हुए हैं, प्रेम ने बताया। साहिर के घर पर ना होने की बात सुनकर जिंदगी ने आहत की सांस ली।
लेकिन अगले ही पल उसे साहिर की चिंता ने घेर लिया। और आप उनके साथ नहीं गए? आपको उनके साथ जाना चाहिए था ना? जिंदगी के शब्दों में उसकी चिंता और हैरानी दोनों थी, जिसको प्रेम के साथ साथ जानवी जी और जितेंद्र जी ने भी महसूस किया था। नहीं बेटा जी, वह हमें साथ लेकर नहीं गए, बल्कि हमें बता कर भी नहीं गए। प्रेम ने बेहद अफसोस दिखाते हुए कहा। वह देखना चाहता था कि आखिर जिंदगी को साहिब की कितनी चिंता है और उसका तीर सही निशाने पर जाकर लगा था। क्या साथ लेकर नहीं गए और ऊपर से बताकर भी नहीं गए? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? जिंदगी हल्के गुस्से में तेज आवाज में बोली। उसकी आवाज नॉर्मल से थोड़ी अधिक था, जिसको साफ साफ महसूस किया जा सकता था। अब आएंगे तो आप ही पूछ लीजिएगा, जितेंद्र जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह तो हम पूछेंगे ही, हमारे ऊपर इतनी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और खुद बिना सिक्योरिटी का घूमते हैं। मोह बनाती हुई जिंदगी बोली। जिंदगी को इस चीज की हैरानी हुई थी कि हमेशा रूल रेगुलेशन में चलने वाला साहिर खुद इतना बड़ा फॉल्ट कैसे कर सकता है। लेकिन उसकी इस चिंता और हैरानी को इन लोगों ने दूसरे ही ढंग से लिया था। आंखों ही आंखों में प्रेम ने जितेंद्र जी से इस विषय पर सोचने का इशारा किया। जितेंद्र जी प्रेम की बात समझ रहे थे। अच्छा, पहले जाकर हाथ मुंह धोकर आओ और तब आना। समोसे यही रहेंगे, गायब नहीं होंगे। जाओ जल्दी। जानवी जी ने समोसे के प्लेट की तरफ जिंदगी के बढ़ते हुए हाथ को रोक दिया। आपको तो उन्हीं की मम्मा होनी चाहिए था। मुंह बनाई हुई जिंदगी अपना बैग संभालकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। किसकी? प्रेम ने ना समझते हुए जिंदगी की तरफ देखा। अरे काकोसा, आपको पता नहीं है? उसी रूल बुक की। जिंदगी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। रूल बुक? यह कौन है? जितेंद्र जी और प्रेम जी ने एक साथ जिंदगी की तरफ देखा। अपने कमरे की तरफ बढ़ती हुई जिंदगी के कदम दरवाजे पर ठिठक गए। अरे वही रूल बुक जो हमारी मम्मा का लाडला है, जिसने जिंदगी को कायदे कानून की किताब बना दी है। मुंह बनाते हुए जिंदगी बेचारगी से बोली। अभी चुपचाप जाकर हाथ मुंह धोती हो कि सिखाओ मैं तुम्हें कायदे कानून? भागो यहाँ से। जानवी जी ने उसे डांट लगाई। नाम तो बड़ा अच्छा रख रखा है, हमारी बेटी ने राणा सा का। प्रेम सते हुए बोला। पर परेशानी की बात तो यह है कि आखिर इस कायदे कानून की किताब ने कायदा कानून थोड़ा क्यों है? जानवी जी चिंता में बोली। उन्होंने प्रेम और जितेंद्र जी की बात सुन ली थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जाने कहाँ है मेरा बच्चा? जानवी जी के शब्दों में चिंता थी। आप चिंता मत करिए जानवी जी, हम पता लगाते हैं। जितेंद्र जी उठकर खड़े हुए और उनके साथ साथ प्रेम भी दोनों एक साथ बाहर निकले। यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।